नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले खबर दरभंगा से, जहां पर एक गिद्ध की बरामदगी हुई है और गिद्ध के शरीर में सेंसर लगा हुआ था, जिसके बाद ग्रामीणों के देखने के बाद हड़कंप की स्थिति मच गई। स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती और इसके बाद पुलिस की टीम जो है इस गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये तस्वीरें इस वक्त जो इलाके में कौतूहल का विषय बनी हुई हैं, क्योंकि खेत में गिद्ध गिरा हुआ मिला लोगों को और उसके बाद जब ग्रामीण इसके पास पहुंचते हैं तो इसके शरीर में सेंसर लगा हुआ था। अब कई तरह की चर्चाएं जो है इसे लेकर शुरू हो चुकी हैं। कोई इसे खुफिया विभाग से जोड़कर बता रहा है तो कोई इसे साजिश बता रहा है दुश्मनों की, और अब इसे लेकर जांच की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीर इस वक्त आप दरभंगा से देख रहे हैं, जहां पर पुलिस ने इस गिद्ध को अपने कब्जे में लिया है। बहड़ा में गिद्ध के शरीर में ये सेंसर मिला, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। तो ये तस्वीरें लाल घेरे में आप देख रहे हैं, यही वो गिद्ध है जो खेत में गिरा हुआ मिला और जैसे ही खेत का मालिक खेत में अपने पहुंचता है, इस गिद्ध के शरीर पर सेंसर को देखकर लोगों के बीच में चर्चाएं जो है वो शुरू हो जाती हैं कि आखिर ये क्या है। कोई इसे खुफिया विभाग से जोड़कर देखने लगा। कई तरह की आशंकाएं शंकाएं लोगों के मन में उठने लगी। पुलिस को जब इसकी सूचना दी गई, पुलिस फिलहाल इस गिद्ध को अपने कब्जे में लेकर अब जांच की बात कह रही है कि इस सेंसर के जरिए आखिर क्या किया जाना था, किस तरीके से इसके शरीर में सेंसर लगा हुआ है। इसे लेकर अब चर्चा जो है वो तेज हो चुकी है। सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ ऑनलाइन पर दरभंगा से जुड़ गए। विपिन, क्या वन विभाग के कोई अधिकारी पहुंचे हैं, कोई एक्सपर्ट पहुंचा है जो बता सके कि गिद्ध के शरीर में ये सेंसर जो लगाया गया है, ये सेंसर क्या काम करता है, किस तरीके से इसे लगाया गया और इसके पीछे जो चर्चाएं, उन चर्चाओं के बाजार को बंद किया जा सके? बता दूं कि कल जो बहेरा के हावी द्वार में एक खेत से जो गिद्ध मिला था, उसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और इसको जो वन विभाग के जो अभी रेंजर है उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के गिद्धों पर जो है सेंसर लगाए जाते हैं, जो उनकी गतिविधियां और जीवन जो काल है उनको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो ये किसी तरह का साजिश नहीं है या ये कोई ऐसा नहीं है जिसके कारण जो है लोगों जिस तरह से अफवाह फैल रही है उस पर विराम लगाते हुए उन्होंने कहा कि ये पूरा जो है हम लोग वन विभाग के द्वारा इस पर लगाया जाता है और इनके जीवन काल और इनके बारे में जानने के लिए ये माना जाए फिर विपिन कि चूंकि गिद्ध जो है वो विलुप्त प्राय होते हुए जीव अब नजर आ रहे हैं और इस वजह से इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वन विभाग की तरफ से ही ये सेंसर लगाया गया है। जी, उनका रेंजर जो बात हुई हमसे, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनके तरफ से ही ये लगाया गया है और ये उनके जीवन काल और गतिविधि पर नजर रखने के लिए ही ऐसा सेंसर लगाया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त इन तस्वीरों के सामने आने के बाद जो गांव के लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, इलाके के लोग हैं, उनके बीच कौतूहल का विषय जरूर ये बन चुका है। लोग इसे खुफिया साजिश के तौर पर देख रहे थे। हालांकि जो वन विभाग के रेंजर हैं उनका ये कहना है कि चूंकि ये विलुप्त प्राय जीव हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी है, इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए, इनके मूवमेंट पर नजर रखने के लिए इस तरीके के सेंसर ऐसे जीवों में लगाए जाते हैं और इसी क्रम में गिद्ध के शरीर में यह सेंसर लगाया गया था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। वन जानकार जो हैं उनका ये कहना है कि ये पर्यावरण के लिहाज से चिंताजनक स्थिति और इसी वजह से बचे हुए जो गिद्ध हैं उनको उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए इस तरह के सेंसर उनके शरीर में जानबूझकर बांधे जाते हैं और इसे किसी खुफिया या दुश्मन की साजिश के तौर पर देखने की जरूरत नहीं है। अगली खबर रोहतास के, जहां के डेहरी में आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से बड़ी सौगात बिहार वासियों को दी जाने वाली है। बक्सर में इस पुल के निर्माण के साथ लोगों की यात्रा कितनी सहज हो जाएगी, कितनी सुलभ हो जाएगी, उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां जो है इस वक्त की जा चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जो है वो आज इस पुल का शिलान्यास करने वाले हैं। पुल बनने के बाद बिहार से झारखंड की दूरी कम हो जाएगी।
करीब 200 किलोमीटर की सड़क सिमटकर महज 2 किलोमीटर रह जाएगी। अब आप अंदाजा लगाइए, 200 किलोमीटर की दूरी अगर 2 किलोमीटर में सिमटती है तो आपका वक्त कितना बचता है। और इसी वजह से इस पुल के शिलान्यास को लेकर लोगों ने लंबा इंतजार किया है। पुल के निर्माण की मांग काफी वक्त से चली आ रही थी। कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की जा चुकी हैं। इस वक्त आप तैयारियों की तस्वीरें भी देख रहे हैं और साथ ही साथ इसका इंतजार किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री कब इसका उद्घाटन करते हैं। और इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहने वाले हैं। कि कम से कम 150 किलोमीटर जो जाना पड़ता था पलामू, वो जाने से वंचित लोग होंगे और 1.5-2 किलोमीटर में सीधे झारखंड पहुंच जाएंगे। तो हम समझते हैं कि इस इलाके के तमाम लोगों को, लाखों लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है और लोगों को आना जाना शुरू होगा। और हम बोले हैं, पहले ही बोले हैं। और संवाददाता अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या वक्त बताया जा रहा है जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे? थोड़ी देर के बाद ही केंद्रीय मंत्री यहाँ पहुंचेंगे और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव भी देर के बाद पहुंचेंगे। जो अधिकृत तारीख है वो 11:45 पर है और हेलीपैड भी तैयार है और सुरक्षा के जवान भी मौजूद हैं और बस इंतजार ही किया जा रहा है। और बहुत से लोग हैं जो नाव से पुल के उस तरफ से, झारखंड की तरफ से भी इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। उन लोगों में खुशी है और इंतजार कर रहे हैं कि कल इसका शिलान्यास हो और जितना जल्दी से जल्द पुल का निर्माण हो और वो लोग की कनेक्टिविटी बढ़े। तो कुछ ही देर के बाद यह ऐतिहासिक पल आने जा रहा है जिसका बरसों से और कई दशकों से लोगों का इंतजार था। जी अजीत, आपसे जानना चाहूंगी, इस पुल के निर्माण के साथ ही लोगों को कितनी सहूलियतें मिलने वाली है, उनकी यात्रा कितनी सुगम होने वाली है? क्योंकि ये दो स्टेट को ही नहीं जोड़ेगी, आसपास के जैसे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की भी दूरी कम जाएगी। और सोन नदी का एक इलाका है और इलाका जो है काफी पिछड़ा हुआ है और यहाँ के लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर सड़कें हो जाएगी, पुल हो जाएगी तो लोगों का आना जाना होगा। कई ग्रामीण महिलाओं से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि उनकी बेटियों की शादी नदी के उस पार नहीं हो पाती थी, अब वो संभव हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं सामाजिक रिश्ता है, सामाजिक सरोकार। अब आप अंदाजा लगाइए कि पुल के नहीं होने की वजह से कई लोगों के घरों में शहनाई नहीं बच पा रही थी, परेशानी का सामना माता पिता को करना पड़ रहा था। तो ये पुल कितना महत्वपूर्ण है और अब इसका शिलान्यास जो है वो थोड़ी ही देर में नितिन गडकरी की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम तैयारियां देखिए कैसे की जा चुकी हैं, इंतजार किया जा रहा है बस केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। अब से थोड़ी देर में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी यहां पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि लोगों का, कार्यकर्ताओं का और आसपास के ग्रामीण इलाकों के और जैसे हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि सर बिहार के लोगों को नहीं, झारखंड के लोगों को नहीं, छत्तीसगढ़ आसपास के दूसरे इलाकों के लोगों और राज्य के लोगों को भी इस पुल की वजह से बहुत फायदा होने वाला है। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज बक्सर में भी NH-84 जो 4 लेन की सड़क है उसका उद्घाटन करने वाले और इसीलिए यहां पर भी लोगों का इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। हालांकि इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं अब इंतजार की और तैयारियों की तस्वीर है, जहां पर 4 लेन NH-84 की सड़क का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री की तरफ से किया जा रहा है और केंद्रीय मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहेंगे और कार्यक्रम की तैयारी के बारे में बता रहे हैं हमारे सहयोगी पुष्पराज। रुक जाइए तो। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बक्सर के चुरावनपुर में आज आने वाले हैं। दिन में लगभग 1:45 बजे उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। उसके लिए चुरावनपुर में हेलीपैड बनाया गया है। जो विभाग के अधिकारी हैं वो हेलीपैड का निर्माण पूरा कर लिए हैं और NH-84 का ये स्थल है जहां आज ये कार्यक्रम होना है। ये सभा स्थल है, जो तैयारी हो रही है। नितिन गडकरी यहाँ से 3,390 करोड़ रुपए की जो सड़क बनी है बक्सर पटना 4 लेन, आज इसका शुभारंभ करेंगे और करोड़ों रुपए की योजनाओं का भी आज वो शिलान्यास यहाँ से करेंगे। नितिन गडकरी यहाँ कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद संत समागम स्थल में शामिल होने के लिए दल सागर से आगे औद्योगिक थाना क्षेत्र के हिरौली धाम में संत समागम चल रहा है। नितिन गडकरी वहाँ जाएंगे और वहाँ पर पहुँचे अंतर्राष्ट्रीय संतों से वो आशीर्वाद लेंगे। नितिन गडकरी
गडकरी इस पूरे कार्यक्रम में लगभग 2 से 3 घंटे आज यहाँ बक्सर में रुकेंगे। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। कटिहार में गैस एजेंसी में लूटपाट का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि 2 लाख से ज्यादा की रकम की लूट की गई है। साथ ही साथ यहां पर जो लैपटॉप रखे गए थे उसे भी लुटेरे अपने साथ लेते गए हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहां पर लूटपाट मचाई गई। एजेंसी का ताला तोड़ा गया और नकदी और सामान पर हाथ साफ किया गया है, जिसमें लैपटॉप, नकद और डेस्कटॉप भी शामिल हैं। चोरों की ये पूरी करतूत जो है वो यहां पर एहतियात के तौर पर जो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे उसमें कैद हो गई और अब इन्हीं फुटेज के आधार पर इनकी तलाश जो है वो शुरू की गई है। चोर आके मेरा कटरा का ताला तोड़कर, ताला काटकर अंदर घुस गए। अंदर घुस करके मेरा लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर 5 रुपया और जितना भी सामान था सब चोरी करके लेके चला गया। कितना नकद केस है 2,62,000। अगली खबर शिवहर से है, जहां पर खाना बनाने के दौरान आग लग गई है, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ है। जो आशंका इस वक्त जाहिर की जा रही है, बताया जा रहा है कि घर के अंदर रखे हुए तमाम सामान जो है वो जलकर खाक हो गए हैं और लाखों का नुकसान घर वालों को उठाना पड़ा है। खाने पीने की सामग्री जलकर खाक हो चुकी है। कई मवेशियों के झुलसने की भी खबरें इस वक्त सामने आ रही है। किशनदेव वार्ड संख्या 1 की यह घटना है शिवहर से। यह बड़ी खबर, जहां पर खाना बनाने के दौरान एक छोटी सी चिंगारी से आग किस तरीके से फैल गई और घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। लाखों का नुकसान गृहस्वामी को उठाना पड़ा है। अगली खबर झारखंड के हजारीबाग से, जहां के केरेडारी की एक हिंदू महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के जबरन अपहरण और उसके बाद धर्मांतरण के मामले को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई। महिला की तरफ से यह आशंका जाहिर की गई कि पहले से ही घर में दबाव बनाया जा रहा था, डराया धमकाया जा रहा था। अपहरण को लेकर के घर वालों को डराने के लिए बार बार यहां पर जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो पहुंच रहे थे और नाबालिग बेटी का अपहरण इसी क्रम में किया गया और अपहरण करने के बाद उसका धर्म परिवर्तन भी जबरन कराया गया है। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत करते हुए शाहिद अंसारी, अरबाज अंसारी और मुस्लिम अंजुमन कमेटी के सदस्य सहित कई लोगों पर यह आरोप लगाए हैं। महिला का यह भी आरोप है कि 6 महीने पहले भी बेटी के अपहरण की धमकी उन्हें दी गई थी। नाबालिग की मां ने घटना की जब लिखित शिकायत केरेडारी थाने में दर्ज कराई है। हिंदू संगठनों की तरफ से इसे लेकर भूख हड़ताल शुरू किया गया। जिला प्रशासन के ऊपर दबाव बना और उसके बाद जिला प्रशासन ने नाबालिग लड़की को बेंगलुरु से रिहा कराया है, उसे रेस्क्यू किया है। हजारीबाग सदर के बीजेपी विधायक ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया है। सरकार तुष्टीकरण की नीति पर काम कर रही है और यही वजह है कि हिंदू धर्म से जुड़े हुए लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। या कि कहाँ गई, हम क्यों वाइफ से निकलो, तुम जितना बक्सा है बक्सा में तुमको सारा सामान, आधार कार्ड है, वोटर अथी है, पासबुक है, पैसा है, जेवर जटी जो है। प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारा आमरण अनशन में खुशी तो जरूर है कि बच्ची रिकवर हो गई है, पुलिस जानकारी निरंतर दे रही है, लेकिन हम इतना ही से संतुष्ट नहीं होंगे। हमारा आमरण अनशन तब पूर्ण होगा या टूटेगा कि जब तक ला के ऑथेंटिक रूप से है ना जिम्मेवारी के साथ हम लोग को एक लिखित के रूप में मिल जाए कि आपकी बच्ची बरामद हो गई है। साथ ही साथ आपके से जो तीनों मांग है, 3 मांग पर जिस मांग पर हम लोग अड़े हैं वो मांग को पूरा होना चाहिए। अगर ये मांग विधि सम्मत नहीं है तो हम दोषी हैं, हम पर कार्रवाई हो। वर्तमान सरकार चल रही है इसमें ये आम बात है, आम सेंस में कि हर जगह पर ये हो रहा है। एक समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो दबाव बना करके लोगों का जो है लोगों का एक तरीके से देखें तो अपहरण कर रहे हैं। यहाँ भी यही मामला है, पुलिस ने केस रिकॉर्ड किया है, लेकिन अभी लोग पकड़ से बाहर हैं। हम लोग यही मांग करेंगे कि जल्दी से जल्दी पकड़ा और इसको सजा हो ताकि एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके कि भाई जबरदस्ती नहीं की। और इस पूरे मामले पर न्यूज़ 18 ये गंभीर सवाल उठा रहा है कि धर्मांतरण के आरोपियों पर कार्रवाई कब तक होगी। इस सवाल का जवाब कब तक मिलेगा, ये सवाल इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है। थाने में शिकायत के बाद भी पुलिस सुस्त क्यों पड़ी हुई रही और घर में घुसकर नाबालिग को आखिर अगवा कैसे कर लिया जाता है? क्या जरा भी कानून का डर और खौफ इन लोगों के अंदर नहीं है? ये सवाल इस घटना के बाद से
स्वतः उठ रहे हैं। अगली खबर बिहार के गोपालगंज से है, जहां पर व्यवसायी और ग्राहक के बीच में जमकर मारपीट हो जाती है। कपड़ा व्यवसायी बताए जा रहे हैं जहां पर ग्राहक पहुंचे और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई है, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए हैं। मारपीट की तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, जहां घटना नगर थाना क्षेत्र के सिनेमा रोड की बताई जाती है। मारपीट का वीडियो किसी शख्स ने बनाया और उसके बाद सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया गया। दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट देखिए किस तरीके से दे दनादन की जा रही है और इसी दौरान 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। खंडेश्वर मंदिर के पास ये कपड़ा दुकान बताया जा रहा है, जहां पर दुकानदार और ग्राहक आपस में ही कहासुनी करने लगते हैं और कहासुनी से बात आगे बढ़कर झड़प में और मारपीट में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से यहां पर मारपीट शुरू कर दी जाती है। कई लोग इस मारपीट में जख्मी हुए। 4 लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिनका इलाज इस वक्त जारी है। अगली खबर भी गोपालगंज से, जहां के विक्रमपुर गांव में दबंगों के डर से महादलित परिवार सड़क के किनारे रहने को विवश था। लेकिन न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद डीएम की तरफ से कार्रवाई का आश्वासन दिया गया और अब पुलिस की सुरक्षा के बीच इन तमाम महादलित परिवारों को इनके घर में, इनके गांव में ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पुलिस ने 10 के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया है और गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की कार्रवाई भी की जा रही है। ये वो तमाम महादलित परिवार हैं जिन्हें दबंगों ने डरा धमकाकर इनके ही घर से इन्हें बेदखल कर दिया था और ये सड़क के किनारे रहने को विवश थे। हालांकि न्यूज 18 ने जब इस खबर को प्रमुखता से चलाया, उसके बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचता है। सदर एसडीपीओ संजय कुमार ने कहा कि वरीय अधिकारियों को जैसे ही मामले की जानकारी आई, संज्ञान लिया गया। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी है। एसडीपीओ ने कहा कि मामले में दबंगों की गिरफ्तारी बहुत जल्द सुनिश्चित की जाएगी, क्योंकि छापेमारी इसे लेकर लगातार की जा रही है। के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है और इन सभी का चिकित्सीय जांच कराया गया है। जांचों उपरांत आज सभी को पुलिस की अभिरक्षा में इनको घर पे भेजा गया है और कांड का अनुसंधान प्रारंभ करते हुए अविलंब सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का आदेश एससी थाना और संबंधित गोपालपुर थाना को दिया गया है। मैं भी गोपालपुर जा रहा हूँ इस मामले का स्थलीय जाँच और सत्ता और कैसे बास्फोर जाति के लोगों को, महादलित परिवार के लोगों को वहाँ गांव में कोई दिक्कत ना हो, इस सभी बिंदुओं पर जांच करके फिर मैं आगे कार्रवाई करूंगा। हिंदू नेता कमलदेव गिरी की हत्या के बाद से चक्रधरपुर में तनाव का माहौल लगातार बना हुआ है। शनिवार की देर शाम इन पर बम से हमला कर इनको मौत के घाट उतार दिया गया था और इसके बाद से लगातार धारा 144 इस इलाके में लागू की गई। लेकिन कल जैसे ही शव यात्रा निकली, उसके बाद लोगों का गुस्सा एक बार फिर से कुछ धर्म विशेष लोगों के खिलाफ भड़क उठा। पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई है। हालांकि एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू है। बड़ी संख्या में पुलिस दल और रैब के जवान की तैनाती की गई है, लेकिन इसके बावजूद लोगों का गुस्सा जो है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। और फिलहाल आज चक्रधरपुर में बंद का आह्वान किया गया है और हिंदू संगठनों की ओर से इस बंद के आह्वान में तमाम व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद हैं, सड़कों पर आवाजाही बंद है, यातायात पर सीधे तौर पर इसका असर नजर आ रहा है। हालांकि अधिकारियों का यह कहना है कि लोग किसी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, शांति व्यवस्था बनाए रखें और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी।
तो चक्रधरपुर में कमलदेव गिरी हत्याकांड के बाद से अब इस हत्याकांड की जांच एसआईटी की तरफ से की जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने है, जिसमें एसआईटी ने इस पूरे मामले को अपने अंडर में लिया है और अब एसआईटी की टीम इसे लेकर कार्रवाई करती नजर आएगी। चाईबासा सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन हुआ है और पुलिस ये दावा कर रही है कि बहुत जल्द हत्याकांड का खुलासा कर लिया जाएगा। अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। एसपी ने कहा कि पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इसी वजह से एसआईटी टीम का गठन किया गया है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची, तमाम तथ्यों और साक्ष्यों को इकट्ठा किया गया और इसी के आधार पर इस वक्त अनुसंधान जो है वो आगे बढ़ता हुआ और हत्याकांड का सच बहुत जल्द सामने आएगा। लोगों को यह आश्वस्त करते हुए, विश्वास दिलाते हुए यहां अधिकारी नजर आए। की तरफ से और जिला प्रशासन की ओर से हम लोग अपील करना चाह रहे हैं कि किसी भी प्रकार की किसी अफवाह पर ध्यान न दें। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। स्थिति अभी सामान्य है और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल प्रतिनियुक्त है। कहीं भी आपको कोई सूचना प्राप्त होती है आप तुरंत हम लोग को सूचित करें। जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो हम लोग। बॉडी का क्रिमेशन हो चुका है और भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड है। हम लोग सभी लोग पवन चौक पर उपस्थित हैं और शहर के 17 सेंसिटिव लोकेशंस पे मजिस्ट्रेट डिप्यूट किए गए हैं और सीआरपीएफ साथ ही साथ रैफ और पुलिस बल सभी जगह पर मौजूद है। और अब बात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की। तो झारखंड दौरे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यक्रम था उसमें थोड़ी बहुत फेरबदल की गई है। 2 दिवसीय उनका झारखंड दौरा अब 1 दिवसीय हो चुका है। आज ही पहले से तयशुदा कार्यक्रम के तहत उन्हें झारखंड पहुंचना था, लेकिन अब इसमें तब्दीली कर दी गई है। 1 दिवसीय दौरे पर अब झारखंड पहुंच रही है द्रौपदी मुर्मू। आज के दिन झारखंड आने वाली थी वो, लेकिन 15 नवंबर को अब वो रांची पहुंचेंगी। राष्ट्रपति का देवघर दौरा जो है वो स्थगित हो चुका है। राजभवन जाने का कार्यक्रम जितना था वो सब रद्द कर दिया गया है। मंगलवार 15 नवंबर को राष्ट्रपति सुबह 8:20 पर रांची पहुंचेंगी और यहां से वो 8:20 पर जब रांची पहुंचेंगी तो 8:30 पर हेलीकॉप्टर से सीधे भगवान बिरसा मुंडा के गांव उलिहातू पहुंचेंगी और वहां पर जाकर उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे। उनके घर वालों से मुलाकात उनकी होगी। उलिहातू गांव में धरती आबा को नमन करती वो नजर आएंगी। आधा घंटा वक्त उनकी तरफ से इसी उलिहातू गांव में व्यतीत किया जाएगा और वहां से फिर वो वापस रांची एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां से दिल्ली उनकी रवानगी से पहले उन्हें मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए रवाना होना है। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में 80 दिन का वक्त हो चुका है, जब नोटिस और इस लिफाफे के अंदर क्या कुछ लिखा गया है इसे लेकर सभी इंतजार ही कर रहे हैं और झारखंड की सियासत इस वक्त इसे लेकर गरमाई हुई है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि पता चले कि आखिर इस लिफाफे के अंदर जो पत्र भेजा गया उसमें क्या लिखा गया है। सत्ता और सियासत पक्ष दोनों की बेचैनी इस वक्त नजर आती है। जेएमएम की ओर से लगातार ये दबाव बनाया जा रहा है कि इस पत्र में क्या कुछ लिखा गया है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए, इसे बताया जाए, लेकिन 80 दिनों से ये इंतजार अब भी इंतजार ही बना हुआ है। और फिलहाल निर्वाचन आयोग तक जब पत्र जेएमएम की तरफ से लिखा गया उसके बाद भी ये पत्र खुल नहीं पाया है। आखिर इस पत्र को खोलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, इसे लेकर भी सवाल उठाए गए। 2 संवैधानिक संस्थाओं के बीच का मामला बताते हुए निर्वाचन आयोग ने सीधे सीधे ये कह दिया कि इसे टाला जाता है। ये क्या है, कैसे है, क्यों है, ये तमाम चीजों की जानकारी राजभवन से ही हासिल होगी, लेकिन राजभवन से ये पत्र खुल नहीं रहा। लिफाफा जब तक खुलता नहीं है तब तक सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष को उनके बीच की बेचैनी स्वाभाविक नजर आती है। लेकिन इस बीच सियासी तूफान की बात कर ली जाए वो जारी रहने की आशंका इस वक्त नजर आ रही है। और 15 नवंबर 2022 जी हां, झारखंड के स्थापना दिवस को लेकर मोरहाबादी मैदान में भव्य आयोजन की तैयारी की जा रही है। और झारखंड सरकार ने इन 22 सालों में क्या कुछ हासिल किया, यहां पर झारखंड कितना बदला, विकास की कितनी सीढ़ियां चढ़ी गई, ये आपको इस कार्यक्रम के दौरान पैम्पलेट के जरिए,
होर्डिंग्स के जरिए, यहाँ पर कटआउट्स के जरिए नजर आ जाएगा, जिसे तैयारी का रूप दिया गया है। इस वक्त आप तस्वीरें भी देख रहे हैं मोरहाबादी मैदान की, जहां पर राज्य स्थापना दिवस को लेकर बड़े कार्यक्रम और समारोह की तैयारी की गई है। पंडाल का निर्माण किया गया है और पंडालों में राज्य सरकार की ओर से तरफ से चलाई जा रही तमाम योजनाओं की जानकारी जो है वो साझा की गई है, ताकि जब यहां पर लोग पहुंचेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तो वो जान पाएंगे कि राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ कार्य अब तक किए गए हैं और अब क्या कुछ किया जाना बाकी है, क्योंकि विकास की ये गाथा अनवरत और सतत चलती है और इस दिशा में जो खामियां हैं, जो कमियां हैं, उन्हें दूर किए जाने को लेकर के भी कोशिशें जो हैं वो लगातार चल रही हैं और अब कल के इस कार्यक्रम को लेकर के लगातार इंतजार लोगों का बना हुआ है। 15 नवंबर 2022 को राज्य स्थापना दिवस के दिन झारखंड की उम्र 22 साल की हो जाएगी, यानी एक पीढ़ी जवान हो गई। लेकिन झारखंड कहाँ बढ़ा, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी रांची के मोरहाबादी में, जहां 15 नवंबर को लेकर के एक बड़ा कार्यक्रम जो कह सकते हैं समारोह की तैयारी की गई है और बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हैं, क्योंकि वास्तव में झारखंड विकास को लेकर 22 सालों में एक लंबी यात्रा कर चुका है। सरकार की जितनी योजनाएं हैं, तमाम योजनाओं को यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर शहर के गणमान्य लोग भी हैं, कुछ यहाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे कि सर 22 सालों में झारखंड की उम्र 22 साल हो गई, एक पीढ़ी जवान हो गई। तो हम लोग आज की तारीख में, चूँकि आप लोग राजधानी के काफ़ी पुराने लोग हैं, आप लोग क्या महसूस करते हैं? देखिए, इन 22 सालों में झारखंड तरक्की किया है, इस पर कोई दो राय नहीं है। झारखंड में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड पर बहुत काम हुआ है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आई हैं, खासकर। तो 22 सालों में बहुत काम हुए हैं, बहुत कुछ किया जाना है और इसी संकल्प को एक बार फिर से और सुदृढ़ और मजबूत किया जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।